Hello, welcome, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum, Ram Ram, or whatever you feel connected with. Myself, Aditya Malik, welcome you to A Curious Mind. आज हम लोग देखने वाले हैं CUET 2024 में जो मैथ्स का सेक्शन आया था उसको आपके पास कैसे क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं और साथ ही ये भी समझेंगे आपके पास किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ रहे हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है CUT पीजी एग्जाम के लिए और CUT यूजी के जनरल टेस्ट के लिए। दोनों का ही लेवल सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसी आर इन द रेशियो 3:4:5। तीन पर्सन है ए, बी और सी। इनकी जो सैलरीज है ना वो तीन रेशियोज में गिवन, ऐसे 3:4:5। अब सबकी सैलरी को ना कुछ इंक्रीज कर दिया गया है। फर्स्ट 10 है, फिर 20 है और फिर 50 है। अब देखिए, अगर आप बेसिक से करने जाएंगे यहाँ पे 10% बढ़ाएंगे तो पॉइंट्स में आएगा। तो रेशियो की क्या खास बात होती है कि रेशियो में ना आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो हमने अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी रेशियो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 10 से इजी नहीं लग रहा तो एक और मल्टीप्लाई कर देते, तो बेसिकली हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास हो गया 300, 400 और 500। अब इन नंबर्स पे काम करना इजी है। आपको फर्स्ट को 10% बढ़ाना है तो 10% कितना हो जाएगा 30, और जैसे 30 ऐड करेंगे तो 330 आ जाएगा। सेकंड वाले को 20% बढ़ाना है, 400 का 20% 80 होता है, तो जैसे 80 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 480। थर्ड पर्सन को 50% मतलब हाफ बढ़ाना है, तो जैसे ही 500 का 50% निकालेंगे 250, और ऐड करने के बाद नंबर बन जाएगा 750। अब इसी का रेशियो आपको चाहिए था। रेशियो का मतलब होता है इसको सिंपल फॉर्म में आपने लिखना है। सिंपल फॉर्म क्या कहेगी, जो भी कॉमन कैंसिल करने वाले हैं कैंसिल, तो 0 0 0। इसके बाद जब आप कैंसिल करेंगे, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, इसको फर्दर कैंसिल करना पड़ेगा। तो जैसे 3 से करेंगे तो इधर से 11 आएगा। फर्स्ट आंसर तो नहीं हो सकता था, सेकंड में करेंगे तो 16 आएगा, और थर्ड में करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, जो कि आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। यही बेस्ट वे है कि आपने बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेशियोज को 345 की जगह 300, 400 और 500 बनाना था। नंबर्स भी बहुत इजी वाले दिए, 10%, 20%, 50%। इजिली आपको बिना कुछ कैलकुलेट करे कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर ये बात समझ आपको आई है तो फिर वेल एंड गुड, नहीं आई तो मैं बेसिक बताता हूँ। किसी भी चीज का 10% अगर आपने निकालना हो, जैसे 10% निकालना होता 300 का, तो हम निकालते नहीं है इसको, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? 10% ऑफ 300 का बेसिक होता है 10, परसेंटेज का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इधर से 300। तो 10% में होता है मतलब किसी भी चीज को आपने 10 से डिवाइड करना। 10% का यही मतलब होता है। और जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा 30। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ये नंबर। जैसे एक नंबर है आपके पास 480, इसका 10% आपको बताना होगा तो आप क्या बताते, इधर से 48 आ जाता। जैसे एक नंबर है आपके पास 560, इसका 10% बताना हो तो आप बोल देते 56 आ जाएगा। एक नंबर आपके पास 6600, तो जब 10% आप बताएंगे तो कितना आ जाएगा 66 एंड 0। लास्ट से बस एक पॉइंट बना देना, इधर भी इधर भी इधर भी। अगर यही नंबर आपके पास आता 434, तो 10% कितना हो जाएगा 43.4। बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10% विजिबल होगा तो 20% भी विजिबल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज हमने देखी। सेकेंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस एंड द रेक्टेंगल। देखो, दो चीजें बात कर रखी है, एक तो बात करी है इसमें रेक्टेंगल की, और दूसरी जो बातें की गई है वो इस करी है स्क्वायर। इसमें मैं थोड़ा सा इस लाइन को चेंज कर देता हूँ, यहां से के पास ये लाइन आ गई है। सेकेंड जो आपके पास बोला गया है, यहां से बोला गया है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के बारे में बातें। आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या क्या? जो पेरीमीटर होता है, जैसे रेक्टेंगल के अंदर दो साइड्स होती है, एक होती है एल, दूसरे को बोल देते हैं बी। स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल है तो सारी साइड्स को हम ए बोल सकते हैं। आप बोलना चाहो एक्स तो एक्स बोल लीजिए, वाई बोलना चाहो वाई बोल, बट सारी इक्वल साइड्स है। पहला जो फॉर्मूला है वो कहता है कि भैया रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया एल का बी। जो एरिया है स्क्वायर का, तो वो भी दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए इंटू ए।
जब ए की मल्टीप्लाई ए में करते हैं तो ए स्क्वायर बना देता है। सेकेंड जो चीज है आपके पास पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। जो पेरीमीटर होता है वो चारों साइड्स का सम होता है। जैसे ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। तो आप ये कह सकते हो 2 टाइम्स तो एल आया और 2 टाइम्स बी आया। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आप ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं। हम सबने स्कूल में ये फॉर्मूला देखा हो। इधर जो पेरीमीटर होगा वो भी चारों साइड्स का सम होगा। तो ए को जब आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 टाइम्स ए हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला इसमें यूज कर लेते हैं। अब यहां से चलते हैं क्वेश्चन की लाइन में। पहले बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर, वहां से आ जाएगी साइड, जो कि आप डायरेक्ट बोल सकते थे 12। जैसे आपको साइड पता चल गई तो आपको एरिया भी पता चल जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, साइड जो है उसका स्क्वायर, जो कि 144 हो जाएगा। अब जैसे ही 144 पता चला तो क्वेश्चन में बोला द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन नहीं है लेकिन 4 सेंटीमीटर लेस करना है। तो जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आपको गिवन, इससे 4 सेंटीमीटर लेस कर दिया तो कितना हो गया? 140। और एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। मैं समझाने के लिए सारी बेसिक बातें यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज जस्ट 20 सेकेंड्स में अगर आप करना चाहे तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पेरीमीटर दिखा चला तो यहाँ से साइड पता चली, साइड का स्क्वायर किया तो 144 पता चला, उसको 4 लेस किया तो 140 हो गया। एल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14। यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकल जाएगी। 140 डिवीजन में 14 इज इक्वल्स टू 10। तो आपको ये बात पता चले कि भैया ब्रेथ इसकी 10 है और लेंथ आपने फाइंड आउट ऑलरेडी दे रखी थी हमारे पास 14 है। जैसे दोनों पता चलेगी तो पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। अब पेरीमीटर क्या होता है इसका? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एंगल का जो है यही है। दोनों चीजें आपको पता चल गई, इधर से ये 14 है, इधर से 10 है, दोनों को ऐड कर दे तो 24 का डबल करेंगे तो आपके पास आएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस क्योंकि दोनों चीजों को मर्ज करके आपसे स्कूल वाली लैंग्वेज में ही चीजें पूछी गई है और उसी हिसाब से आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए एंड बी टुगेदर, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए, टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट होता है वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो जब टाइम एंड वर्क में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको जो पर्सन है ए एंड बी, इनके बारे में कुछ बातें दे रखी है। ए एंड बी जब मिलके काम करेंगे तो उनको टाइम लग रहा है हमारे पास 12 डेज। जब ए अकेला वर्क कर रहा है तो उसको लग रहा है 20 डेज। तो आपने बस यहां से एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। कैसे होती है एफिशिएंसी निकालने के लिए? डिवीजन में क्या चला जाएगा? टाइम। तो हम क्या करते हैं, इसमें वर्क को लेट करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेट कर लेते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं टाइम एंड वर्क के साथ। अगर आपने चैप्टर नहीं किया तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 और करेंगे तो इधर 3। यहाँ आपके पास आ गया एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी जब हमारे पास आ गई तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भैया बी की एफिशिएंसी। हम डायरेक्ट 2 बोल सकते हैं, नहीं समझ आता तो ऐसा समझ लीजिए, ए प्लस बी दोनों का सम 5 है, ए की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो जब 3 को माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? बी पूरे दिन वर्क नहीं कर रहा, बी हाफ ऑफ द डे कर रहा है। मतलब बी जो अपनी एफिशिएंसी है उसे पूरा यूज नहीं कर रहा, अपनी एफिशिएंसी का हाफ यूज कर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी हमें 1 लेनी है। अब पूछा है ए और बी को मिला के कितना टाइम लगेगा? टाइम के लिए फिर से वही चाहिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमने लेट किया हुआ है 60, कितनी एफिशिएंसी से? ए और बी दोनों से कराना है, लेकिन बी की एफिशिएंसी हाफ यूज करिए, तो 3 प्लस 1 4 एफिशिएंसी से, और जैसे ही डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 डेज। अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा सही बनाना था तो वो पूरे वर्क को ना करा के डबल वर्क करा लेता, तो आंसर में क्या हो जाता? टोटल जो वर्क है उसको डबल करा के 160 करा 120 करा लिया, और टोटल किससे कराया? ए और बी दोनों से कराना, लेकिन बी की एफिशिएंसी 1 यूज करनी, तो टोटल आप 1 से डिवाइड करते, इधर से आपके पास 30 आ जाता। क्वेश्चन में अगर टोटल वर्क का 3 टाइम्स करा लिया होता तो वर्क हो जाता 180, और ए की भी एफिशिएंसी हाफ यूज कर ली तो मतलब 1.5, और बी की एफिशिएंसी भी हाफ यूज कर ली तो 1। जैसे दोनों का सम करेंगे तो 2.5, इधर से आप डिवाइड कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन में बोले कि भैया टोटल वर्क का 40% ज्यादा कराना है, तो आप क्या करेंगे, इस 60 को 40% निकाल के ऐड कर देंगे। अब 60 का 40% कितना होता है, 6 4 जा 24। तो जैसे 24 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 84। अब ये जो 84 वर्क है जिससे भी कराना है उस एफिशिएंसी से डिवाइड कर, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई गेस क्लियर होगा चीजें, जैसे लैंग्वेज है उस अकॉर्डिंग हम चेंज करें। नेक्स्ट क्या है, यहां बोला गया है 3 वेसल्स है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बेसिक क्वेश्चन फिर से। 3 आपके पास क्या है, वेसल्स है। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीनों वेसल्स की कैपेसिटी इक्वल है। 50 है या जो भी है, 100 भी दे सकता है, जो भी है, इस 50 का जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमें रेशियोज को ही फाइंड आउट करना है। लेकिन ये पता चला कि तीनों की कैपेसिटीज जो है ना वो इक्वल है। फर्स्ट चीज तो ये, तीनों में क्या है, मिल्क और वाटर है। तो हमने ये देखा भैया मिल्क और वाटर का रेशियोज गिवन है, किस किस का, 3 अलग अलग वेसल्स का है, तो उसको लिख लेते हैं। इधर से आपके पास 3:2। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया जब हमें पता है कि तीनों की कैपेसिटी इक्वल है, लेकिन हमारी कैपेसिटी इक्वल नहीं है, फर्स्ट की 3 आई, दूसरे की 4 आई, इधर से आपके पास 5, इनका ऐड कर दिया हमने, तो इनके अकॉर्डिंग तो इक्वल आना है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल बनाते हैं। किसी भी चीज को इक्वल बनाने का मतलब होता है उसका एलसीएम लेना। तो अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, हमने ऊपर मल्टीप्लाई इसका कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 एंड 5 का, और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 4। अब क्यों, क्योंकि 3 की जगह 4 5 था, जो बची हुई चीजें मल्टीप्लाई कर दी, 4 तो ऑलरेडी है, तो फर्स्ट और थर्ड 3 5, फिफ्थ ऑलरेडी है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई। अब आपके पास यहां से क्या बनेगा, एक न्यू रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का। क्या रेशियो है उसको देख लेते हैं। तो 5 4 जा 20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रेशियो 40। यहां से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 रेशियो 15। थर्ड में 12 की मल्टीप्लाई, तो 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। एक न्यू रेशियोज आपको फाइंड आउट करनी, तो सबका सम करो, इधर से 1 इधर से 101। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 79। तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट चीजों को कर सकते थे, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, जब हमें टाइम एंड वर्क पता है तो हमें पाइप एंड सिस्टम भी पता है। वही क्वेश्चन है, जब वर्क का मतलब होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। बस टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम में अगर वर्क ना नेगेटिवली हम ले लेते हैं एफिशिएंसी को, कई बार जो लीकेज वाला पाइप होता है वहां पे नेगेटिव ले लेते हैं, बट यहाँ वैसा कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है। 3 टैप है, एक नाम है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तीनों को फिलिंग टाइम, तीनों ना फिल कर रहे हैं, तो पहले को जो टाइम लग रहा है 12, दूसरे को 15 और तीसरे को 20। सबसे पहला काम है अपने वर्क को लेट करना। तीनों का एलसीएम होता है 60। इनके बेसिस पे आपके पास तीनों की एफिशिएंसीज आ जाएगी, इधर से 5, इधर से 4, इधर से 3। अगर आपको ये चीजें लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट प्लीज पहले जाके देखो, तब आपको समझ आएगा टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसा ऐसा चीजें होती है। अब यहां से ये था टाइम, ये वर्क को लेट किया, और इधर से आपके पास एफिशिएंसीज आ गई। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए को तो पूरे टाइम ओपन करना है, लेकिन जो बी और सी है ना उनको ऑल्टरनेटिवली 1 आवर के लिए ओपन करना, तो मतलब फर्स्ट आवर में तो बी आ जाएगा, सेकेंड आवर ए तो ऑलरेडी पूरे टाइम पे है, तो बी की जगह पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। जब नेक्स्ट आवर में जाएंगे तो फिर से ए प्लस बी, और नेक्स्ट आवर में चलेंगे तो फिर से ए प्लस सी आ जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बस यहां से एक साइकिल को फाइंड आउट कर लेना है। जैसे हमें 1 डे में कितना वर्क किया, वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जितना भी टाइम वर्क कराना है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर। तो टाइम वर्क तो कराना है आपने 1 डे का, किससे कराना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9। सेकेंड डे में अगर आप वर्क देखें तो सेकेंड डे में ए और सी से कराना है, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी। यहां आपको एक साइकिल पता चल गया, जो 2 डेज का साइकिल है वो आपके पास 18, जैसे 16 और एक 17, 17 वर्क करना है। टाइम लग रहा है आपको 2 डेज, वर्क कितना कर रहे हो
17। अब बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से साइकिल में ना ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि हम टोटल जो वर्क है 60 उसके आसपास तक पहुंच जाए। तो 17 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 51 हो जाता है। इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल 6 डेज का वर्क पता चल गया 51। ये नहीं समझ आता तो फर्स्ट डे में 17 वर्क होगा फर्स्ट 2 डेज में, फिर अगले 2 दिन के अंदर 17 वर्क होगा, फिर अगले 2 दिन के अंदर 17 वर्क होगा। तो टोटल आपके पास 6 डेज हो गए। इन 6 डेज के अंदर टोटल आपने 51 करा दिया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। अब जब आपको पता चल गया कि भैया 6 डेज के अंदर आपने जो टोटल टाइम वर्क किया वो कर लिया 51। अब एक एक को ना बेसिक से लेके चलना है। बेसिक से मतलब कि भाई आप ये समझिए कि कैसे आपके पास नेक्स्ट डे में वर्क होने वाला है। नेक्स्ट डे के अंदर जो वर्क होगा वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहां मैं लिख देता हूं उसको 6 डेज के अंदर 51 वर्क। नेक्स्ट 1 डे वर्क करा ले तो जब साइकिल में सबसे पहले कौन आता है, ए प्लस बी आता है पहले, फिर ए प्लस बी के बाद ए प्लस सी। जब साइकिल चलता है तो ए प्लस बी, इस साइकिल के बाद फिर से ए प्लस बी। तो ए प्लस बी वर्क करेगा और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9। तो ये 9 वर्क करेंगे। तो टोटल 7 डेज के अंदर आप 51 प्लस 9 इज 60 वर्क को कंप्लीट कर दिया। यही टोटल वर्क था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई गेस ये बात समझ आई होगी। क्वेश्चन 20 सेकंड का था, बस मैंने कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको चीजें बताई। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। आपके पास एफिशिएंसीज आ जाएगी। 2 दिन का साइकिल पता चल गया, फर्स्ट डे में 9, थर्ड सेकंड डे में 8। तो 2 डेज का साइकिल 17 मल्टीप्लाई किससे करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 6 डेज के अंदर एक दिन और ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। अगर आप वीडियो में जुड़े हुए हैं और आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे बाकी प्लेलिस्ट पे जाके आप और बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ्स के अलावा जीएस और रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारा कुछ डिस्कस किया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू एन आर ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, 3 लोग हैं। अब लाइन लिखने के लिए डायरेक्ट 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है, बट हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो क्या बोला गया, पी इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज क्यू। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, पी की जो वैल्यू है ना वो 3 टाइम्स है किसका, क्यू का। सेकंड जो बोली गई है, क्यू इन्वेस्ट 2/3 ऑफ द आर इन्वेस्ट। सेकंड में बोला क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है ना 2/3 है, और किसका 2/3, आर का इन्वेस्टमेंट। तो आपको 2 रेशियोज पता चल गए। पहली लाइन से पता चल गया पी और क्यू का रेशियोज। जब क्यू डिवीजन में आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 3:1। सेकेंड लाइन से किसका पता चल गया, क्यू और आर के बीच में रेशियोज पता चल गया, ये आर डिवीजन में चला जाएगा तो रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3। अब आपने क्या करना है, कंबाइन करने के लिए आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। या तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, या आपको पता है डायरेक्ट ये कॉमन चीज को सेम बनाना होता है तो वैसा यूज कर लीजिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे इस वाले क्यू की वैल्यू 2 है, इस वाले वैल्यू 1 है, तो हमें ऊपर कैसे सेम बनाए, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो p की वैल्यू हो जाएगी 6, इधर से हो जाएगा 2, और r लास्ट में लिखा हुआ है वो 3। तो फर्स्ट टास्क आपके पास यही था, पी क्यू आर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो किस रेशियो में हुआ उसे फाइंड आउट करना। तो रेशियो इज 6:2:3। हमें ये बात पता है पार्टनरशिप में कि जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो जो टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है वो दे रखा है 8800 रुपीज। टोटल यूनिट आपके पास कितना है, 11। तो कंपैरिजन आपने कर दिया। आप एक्स वगैरह लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट मैं इसको यूनिट बोल देता हूँ। जिस चीज की वैल्यू गिवन होती है उससे कंपैरिजन करते हैं। ये सब बातें नहीं पता तो प्लीज पहले रेशियो की वीडियोस देखिए, फिर आपको चीजें समझ आ जाएगी। चाहिए क्या, क्यू का शेयर चाहिए, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, मिडिल में 2 की वैल्यू। तो 80 11 से जाएगा 8 टाइम्स 8 2 16, इधर से आपने डिवाइड कर दिया और इधर से 8 2 16, 100 रुपीज है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई गेस ये वीडियो आपको समझ आ रही है अभी तक, और आपके लिए ये आगे वाले जो एग्जाम आपके आ रहे हैं उसमें हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्या है, 1000 इनहेबिटेंट्स है एक टाउन के। लास्ट क्वेश्चन है, एक और है, अच्छा एक और बचा है, और अभी 2 बचे हैं 2। ठीक है,
1000 इनहेबिटेंट्स है टाउन के, जहां पे 60% क्या है मेल्स। अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, बट हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो मैं ये कह सकता हूं टोटल आपके पास 1000 लोग हैं। उन 1000 लोगों में हमने देखा कि भैया 1000 लोगों में 60% मेल्स हैं। तो 60% मतलब 600 क्या है मेल। तो रिमेनिंग 400 क्या रहे होंगे, फीमेल्स रहे होंगे। पहला तो यही टास्क आपकी सिंपल सी बात थी। कह रहे जितने भी मेल्स हैं ना उसमें 20% क्या है लिटरेट। तो इसका 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया था 10% क्या होता है 60, तो 20% क्या हो जाएगा 120। ये जो 120% है ये लिटरेट है। लेकिन एक और चीज दे रखी है, जो 25% जितने टोटल लोग हैं उसमें से 25% लिटरेट है। मतलब इस 1000 का 20% आप निकाले तो 250 लोग आते हैं। ये 250 लोग क्या है लिटरेट है। कौन से लिटरेट है, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। आपको मेल की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो जब इसमें से 250 में से आप 120 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 130, जो कि लिटरेट फीमेल्स हो जाएगी। इलिटरेट की बात की होती तो इसमें से माइनस करके निकाल लेते 480, इधर से माइनस करते तो आपके पास 270। लेकिन यहां पूछा ही नहीं है लिटरेट। इसने क्या बोला, जितनी भी फीमेल्स है उसका परसेंटेज बताओ। कौन सी फीमेल्स, लिटरेट वाली। तो लिटरेट वाले फीमेल्स है 130। कितनी फीमेल्स में से, 400 में से। बस यही परसेंटेज निकाल देना है। इधर से सिंपल कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 32.5। इसके ऑप्शन ये हटा दीजिएगा यहाँ से, इधर से 30, 35, 32.5, 40 है। तो ये बस डबल लिखा गया। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर आती है कैलकुलेशन तो वैसे कर लीजिए। जीरो जीरो खत्म हो जाएगी, और 130 का मतलब होता है इधर से 100 का हाफ करना और फिर हाफ करना, और 30 का हाफ करना और फिर हाफ करना, या फिर सिंपल तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। 32.5% इज द आंसर। इलिटरेट पूछा होता तो आप क्या करते, इसमें से इसको माइनस कर देते तो आपके पास 270 आ जाता। कितनी फीमेल्स में से, 400 में से। इलिटरेट फीमेल्स पूछा होता, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इलिटरेट फीमेल्स पूछा होता टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स में से, तो टोटल आप 1000 ले लेते डिवीजन में, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते। इलिटरेट मेल्स पूछा होता तो आप कहते हैं कि भैया इलिटरेट मेल्स कितने हैं 480। टोटल मेल में से पूछा होता तो डिवीजन में 600। यही जो इलिटरेट मेल्स हैं पूछा होता है कितने में से, टोटल इनहेबिटेंट्स, तो 1000 के बेसिस पे निकाल देते। इस तरह से जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन करने के लिए जस्ट 10 सेकंड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप आंसर्स को 50 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:5, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा 5:6। 1 की वैल्यू दे रखी है 10, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। इतना ही क्वेश्चन आपको मन में करना था, डायरेक्ट कुछ नहीं है। इसके साथ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस होती है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होती है। जब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो दोनों चीजों के बारे में जो रेशियो होता है ना वो ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होने का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम रही होगी। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं और आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम रही होगी। आप जल्दी पहुंच जा रहे हैं मतलब टाइम कम लग रहा है, तो आपकी स्पीड ज्यादा रही होगी। तो ऑपोजिट रेशियोज होते हैं। तो हमने यहां से डायरेक्ट बोल देना था। ये स्पीड कैसे पता चलेगी, ये यहां से पता चल सकती थी। आपको पता चला कि भैया 5/6 स्पीड है। आप ये बोल सकते थे कि भैया इनिशियल जो स्पीड है वो नीचे लिखा होता है। तो इनिशियल स्पीड S1, न्यू स्पीड है S2। इनिशियल कोई चीज 6 है, सेकंड वाली कितनी होगी 5। तो टाइम का रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 5/6। दिस इज यूजुअल टाइम, ये न्यू टाइम। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है 1। इसी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मिनट्स दे रखी है। यूजुअल टाइम पूछा है तो 5 की वैल्यू, न्यू टाइम पूछा होता तो 6 की वैल्यू निकाल देते, 60 मिनट्स आ जाता। ठीक है, ये बात समझ नहीं आती तो भाई यहां से लिख लीजिए। न्यू स्पीड उसको S2 बोल देते हैं, वो 5/6 है किसका S1 का। ये रेशियो बना देगा S1 और
S2 के बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द 3 पर्सन्स, एक क्वेश्चन लास्ट है, ये बस लास्ट क्वेश्चन बचा है। 3 नंबर्स है, अब यहाँ एक रिलेशन दे रखा है सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर के बीच में, तो मैं सेकंड नंबर को बी बोल देता हूँ और वो डबल है किसका, फर्स्ट नंबर का, ऐसा कह सकते हैं। एंड यूज किया गया, एंड किसके लिए यूज करते हैं, जो इनिशियल में होता है। तो जो सेकंड नंबर है बी, वो थ्राइस है किसका, थर्ड का। तो कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया कुछ ऐसा दे रखा है आपके पास, सेकंड नंबर बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर। इसी बात को हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे। आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन पता चला, पहले ए और बी के बीच में पता चला, सेकंड वाले को डबल करा फर्स्ट का, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको डबल कर देंगे। अब आपको पता चला सेकंड और थर्ड के बारे में, सेकंड वाले को 3 गुना करना है, किसका 3 गुना, थर्ड का। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3 गुना 3 कर देंगे। इन दोनों रेशो कंबाइन करके हमने सीखा हुआ है कि कैसे आपके पास ए रेशो बी रेशो सी आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई बी और इन दोनों का मल्टीप्लाई सी। ये बात नहीं आती तो हम बेसिक से तो कर ही पा रहे हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू 2:1, इधर से बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:1। दोनों को कंबाइन करके आपने एक रेशो बना लेना है, ठीक है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। तो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी वो आ गया 3:6:2। सबसे पहला काम यही था। आगे देखते हैं, अभी क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 55। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं सबका सम कर लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको कहते हैं ना। तो सम कहे तो हमारे पास क्या आएगा, इन सब का सम। हम इसको एक्स वैक्स लगा के भी कह सकते हैं। तो 3 + 6 9 + 2 11। तो सम तो हो गया 11x, कितने नंबर से 3। एवरेज की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 55 दे रखी है, बस x की वैल्यू पूछी होती तो x निकाल लेते। लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 6x की वैल्यू चाहिए। इधर से ये 55 डिवीजन में 11 मल्टीप्लिकेशन में 3 इज इक्वल टू x। ये डिवाइड हो गया, हम यहीं से कैंसिल कर देते, बट समझाने के लिए सब चीजें लिख रहे हैं तो फिर लिख दिया मैंने इसको। x की वैल्यू नहीं चाहिए, 6x की वैल्यू चाहिए, तो 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। 11 से चला जाएगा 5 टाइम्स और 6 5 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट साइड में नहीं पूछा गया, सारे इजी क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चंस वर 9। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी, और पीजी दे रहे हैं तो तभी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसे फॉलो, उसे लाइक कर सकते हैं और चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं बाकी इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।